हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कैसी चल रही है आपकी जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। आई होप लास्ट क्लास तुसी चंगी तरह ला ली होनी है। जेड़ा थोड़ा माइंड ओवर एग्जॉस्ट हो गया सीगा इन्नियां सारियां मैप लोकेशंस करके कवर, वो हुण थोड़ा जिहा रिकवर कर गया होना है। मैप नूं एक तो इंटरस्ट नाल आपां कवर करना है, दूसरा लाइक जिन्ना आपां ओवर एंड ओवर अगेन एटलस देखांगे अपनी अखां सामने रहूगा। एंट्रीज इदां दिमाग 'च याद नहीं रहणगियां, पर जे आपां देखियां होणगियां ओवर एंड ओवर अगेन तो मैप एंट्रीज नूं याद रखना, उन्हां दे फीचर्स याद रखना अपने लिए ईजी हो जाता है। कल वाला जो आप इंडिया का फिजिकल मैप कर रहे थे उस आप एक पोर्शन छड्या सीगा आइलैंड्स वाला, अंडेमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अज की क्लास से पहला आप उही वाला पोर्शन कवर करांगे। वो क्लास लंबी हो रही सी एंड आई बिलीव कि आ जोड़े है दोवें ही आइलैंड ग्रुप्स के जोड़े मैप है इंपॉर्टेंट मैप्स है। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एंड इन्हों के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी लाइक आई बिलीव के ज़्यादा है। तो जड़ियाँ मैं थोड़ियां जो थोनों इत्थे गल्लां दसूँगा, फैक्ट्स दसूँगा आइलैंड ग्रुप्स बारे, वो तुसी बहुत ही ध्यान नाल नोट करने हैं एंड ध्यान नाल याद रखने हैं। मेरे हिसाब नाल ये वाले जो आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट आप ब्रह्मपुत्रा वाला मैप करांगे वो थोड़े जे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहिंदे है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला तो आई वुड सजैसट कि तुसी अपने एटलस चों अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप वाला एक मैप है इन योर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या बाकी भी कोई भी एटलस होवे तुहाडे कोले इंडियन आइलैंड ग्रुप्स का जिहड़ा भी टाइटल दिता होया इंडैक्स से तुसी देखो एंड वो वाला मैप ओपन करो। तो लाइक जिन्हां कोल ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है उन्हां कोल अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप टाइटल करके एक मैप होगा। प्लीज़ ओपन दैट मैप। ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं इमेजेस ਉਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੀ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਮੈਪ ਆਫ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ आइलैंड ग्रुप है अगेन नाम तो ही क्लियर है, अंडेमान एंड निकोबार। ऊपर अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये जड़े दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडेमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तुसीं अपनी एटलस से भी देख सकते हो, ऊपर अंडेमान आइलैंड्स लिखा, नीचे निकोबार आइलैंड्स लिखा, उन्हां दे विच है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री ये लैटीट्यूड तो इनू कहते हैं, 10 डिग्री लैटीट्यूड नाल कोरस्पोंड करता है चैनल, क्योंकि ये शिपिंग लाइन्स ऑफ कम्यूनिकेशन है। ऊपर अंडेमान नीचे निकोबार आइलैंड्स हो गए, इत्थों शिप्स क्रॉस कर सकती हैं, शिपिंग चैनल है, इसलिए इनू 10 डिग्री चैनल कहते हैं। सो इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जी पहली तुसी याद रखनी है यही है कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स दीज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर नाउ लेट अस सी लाइक लेट अस कंसनट्रेट ऑन दी अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सब तो नॉर्थ च जिहड़ा तुसी फीचर याद रखना है कि टू दी नॉर्थ ऑफ अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज योर कोको चैनल। कोको चैनल ऊपर देखो कोको आइलैंड्स है, ये कोको आइलैंड्स म्यांमार के कंट्रोल च है, इंडिया के कंट्रोल च नहीं है। कोको आइलैंड ते अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दे विच कोको चैनल। तो अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तुसीं मान के चलना मोटा मोटा, कोको चैनल सब तो नॉर्थ च है। उस तो बाद अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आंदा है, फिर 10 डिग्री चैनल, फिर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है जी। हुण अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स च भी तुसीं देख सकते हो अपने एटलस च कि बहुत सारे मल्टीपल आइलैंड्स है, लेकिन कुछ आइलैंड्स का तुसी नाम याद रखोगे, कुछ फीचर्स तुसी याद रखोगे। पहला तो जेडे 4 वड्डे आइलैंड ग्रुप्स है सिर्फ अंडेमान जी। दिस इज नॉर्थ अंडेमान, दिस इज मिडल अंडेमान, दिस इज साउथ अंडेमान। ये तो सौखा जिहा सिस्टम है याद करने का, नॉर्थ मिडल साउथ, ठीक है जी। थले आंदा है लिटल अंडेमान। ये 4 मेन आइलैंड्स है अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स च, नॉर्थ मिडल साउथ लिटल। ये सीक्वेंस तुसी याद रखना है कि लिटल अंडेमान किन्ना दोवां दे विच है, या मिडल अंडेमान किन्ना दोवां दे विच है, साउथ अंडेमान किन्ना दोवां दे विच है। नॉर्थ अंडेमान, मिडल अंडेमान, साउथ अंडेमान, लिटल अंडेमान। एक होर तुसी इत्थे जिवें आपां 10 डिग्री चैनल कीता, कोको चैनल कीता, इस तरह तुसी एक होर चैनल याद रखना है, इनका नाम है डंकन्स पैसेज। ओवर हेयर इज डंकन्स पैसेज। तो तुहानूं पूछा जाए कि विच पैसेज, विच शिपिंग चैनल डिवाइड्स
ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੰਕਨਸ ਪੈਸੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੰਕਨਸ ਪੈਸੇਜ। ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾय ਵਿਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ, 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, 11 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, ਡੰਕਨਸ ਪੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਕੋ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਕੋਕੋ ਚੈਨਲ, ਡੰਕਨਸ ਪੈਸੇਜ, 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵੋਲਕੈਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। एक नारकोंडम आइलैंड भी है ऊपर बिल्कुल सी वाले कॉलम च देखो, लाइक इत्थे नज़र आ रहा है, इस मैप च नज़र आ रहा नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड तुसी अपने एटलस च देखो, दिस इज़ ऑल्सो अ वोल्केनो, पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, हुण बुझ चुके हैं। बुझी हुई रात का धुआं हूँ मैं, या जो भी इदां जे हुंदा है। सो दो तुसी आइलैंड्स वोल्केनो के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखे, बैरन आइलैंड्स एंड नारकोंडम आइलैंड्स, दोनों ही अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ऊपर वाला जो नारकोंडम आइलैंड है ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, नीचे वाला जो बैरन आइलैंड है एक्टिव वोल्केनो है, हजे भी ये एक्टिव है। ठीक है जी। इस तो इलावा तुसी अपने एटलस च देख सकते हो, नॉर्थ अंडेमान च थोड़ा जिहा पोर्शन येलो च शो किया होया, लाइक बोथ ऑफ दीज डोंट शो सो मैनी डिटेल्स क्योंकि मैप बहुत छोटे आइलैंड्स है। तुसी अपने एटलस से देखो, जिन्होंने कोल स्टूडेंट एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, उन्होंने मैप च तां एक नॉर्थ अंडेमान च एक येलो जा पैच नज़र आ रहा है। एक ही चीज़ है, दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओवर हेयर इज़ द सैडल पीक। लेबल नहीं की हुई, लेबल तुसी आप करनी है, नाम याद रखना है सैडल पीक। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कित्थे है? नॉर्थ अंडेमान च। फिर तुसी पोर्ट ब्लेयर लोकेट करो ऑन योर एटलस, प्लीज लोकेट पोर्ट ब्लेयर। साउथ अंडेमान देखो, साउथ अंडेमान च है कैपिटल ऑफ अंडेमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, दैट इज पोर्ट ब्लेयर। I believe everybody would have located Port Blair, South Andaman ch. This is the capital of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. 3 आइलैंड्स होर इंपॉर्टेंट है, इस तो इलावा हजे आप जो अंडेमान च कीता, 3 आइलैंड्स होर इंपॉर्टेंट है, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड। तुसी अपने एटलस च पोर्ट ब्लेयर तो थोड़ा जा नॉर्थ ईस्ट ते देख सकते हो, कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं, थोड़ा जा नज़रां ते पाना पैना जोर। अपने एटलस से देखो, पोर्ट ब्लेयर तो नॉर्थ ईस्ट वाल देखो थोड़ा जा। हैवलॉक आइलैंड नज़र आ रहा होगा तुहानू, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड। नील आइलैंड तो जस्ट नीचे हैगा सर ह्यूग रोज आइलैंड, सर ह्यूग रोज आइलैंड। एंड एक आइलैंड बिल्कुल ही पोर्ट ब्लेयर जिथे हैगा, शायद एटलस से तुहानू नज़र ना आए क्योंकि लाइक बहुत ही छोटा आइलैंड है एंड बिल्कुल ही पोर्ट ब्लेयर दे नाल ही है। लाइक पोर्ट ब्लेयर तुसी घूमन जाओ तो लाइक पोर्ट ब्लेयर तो ही नज़र आ जाता, अच्छा है रॉस आइलैंड। सब जस्ट लाइक along with पोर्ट ब्लेयर there is this island रॉस आइलैंड, ROSS नाल। एक तो नज़र आ रहा होगा सर ह्यूग रोज, मैं सर ह्यूग रोज आइलैंड की गल नहीं कर रहा, मैं गल कर रहा रॉस आइलैंड की। इट जस्ट लाइक जिथे पोर्ट ब्लेयर है, जे थोनू एटलस नहीं भी नज़र आ रहा है, जिथे पोर्ट ब्लेयर है, जस्ट पोर्ट ब्लेयर ते ही लाइक जस्ट उहदे नाल ही एक आइलैंड है, तुसी उत्थे ही भावें मार्क कर लो अपने पेंसिल नाल छोटा जा, उहदे सामने है रॉस आइलैंड। सो 3 आइलैंड्स तुसी याद रखने, एक्चुअली 4 मैं तुहानू दसते हैं, सर ह्यूग रोज भी हैगा पर ये लाइक इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, ਜਿਹੜੀ मैं गल दसन जा रहा उस दे कंटैक्स्ट च। चलो 4 आइलैंड ही तुसी मान लो, रोज आइलैंड, सर ह्यूग रोज आइलैंड, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। पहली गल तो इन्हां 4 ही आइलैंड्स दे नाम
ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਸਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। Now what government of India has recently done? Government of India has recently renamed these islands. इन्हों ने nomenclature change करता है। Ross Island, as of today, Ross Island is known as Subhash Chandra Bose Island. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक तो पहला हाँ मैं डिलीट करता। So this Ross Island is known as Netaji Subhash Chandra Bose Island. Just Port Blair ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, Port Blair ਦੇ just north east ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। Neil Island is recently renamed as Shaheed Island, Shaheed Dweep. And Neil Island ਤੋਂ just ਉੱਤੇ ਹੈ Havelock Island. Havelock Island is recently renamed as Swaraj Dweep. Swaraj and Shaheed. इंटरस्टिंगली लाइक ये नॉमनक्लेचर क्यों फॉलो किया गया। इंडियन आप मॉडर्न हिस्टरी इंडियन नैशनल आर्मी बारे पढ़िया सीगा, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई सीगी। सिंगापुर जाके उन्होंने कमांड लिती सीगी इंडियन नैशनल आर्मी दी एंड हौली हौली करके उन्होंने अगे इंडिया वाल वधना स्टार्ट किया सीगा। उस प्रोसैस च उन्होंने अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी ऑक्यूपाई कर लए सीगे, ब्रिटिश नूं इत्थों भजाता सीगा। एंड उदों अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑक्यूपाई करन तो बाद इन्हां आइलैंड्स नूं रीक्रिश्चन किया गया सी, रीनेम किया गया सीगा एज स्वराज एंड शहीद आइलैंड। सो स्वराज एंड शहीद नाम उत्थों आए हैं एंड सुभाष चंद्र बोस तुहानूं पता ही है। तुसीं आ बस माड़ा जिहा मैथ्स दा कॉलम जिहा याद रखना है, हैवलॉक, स्वराज, नील, शहीद एंड रॉस आइलैंड इज नोन एज सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्लीयर है जी। सो ये तुसीं कुछ गल्लां याद रखनियां अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कंटैक्स्ट च। हुण आपां आने हैं नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ते। सब तो पहला तो अगेन कुछ वड्डे आइलैंड ग्रुप्स तुसीं याद रखने हैं, जिवें आपां नॉर्थ इत्थे याद रखे सीगे, नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटल, इत्थे भी आपां अच्छा सॉरी एक तुसीं एटलस च होर आइलैंड देखो, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंड साउथ सेंटिनल आइलैंड्स अंडेमान च ही इत्थे पोर्ट ब्लेयर तो वैस्ट वाली साइड ते होणगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंड साउथ सेंटिनल आइलैंड्स। ये आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है, इत्थे सेंटिनलिस्ट ट्राइब रहिंदी है, तो जवारा ट्राइब एंड सेंटिनलिस्ट ट्राइब्स दोनों इंपॉर्टेंट है अंडेमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स च। सेंटिनल आइलैंड्स, नॉर्थ सेंटिनल, साउथ सेंटिनल, एक डंकन्स पैसेज तो ऊपर, एक डंकन्स पैसेज तो थल्ले। ठीक है जी। तो यह अपने अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए। नीचे जी आप गल करिए अगेन इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स की गल कर रहे हैं 10 डिग्री चैनल तो थले। सब तो पहला कार निकोबार, ओवर हियर इज कार निकोबार। नीचे अगेन कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इन्होंने तुसी इग्नोर करो। नीचे देखो लिटल निकोबार, कार निकोबार, लिटल निकोबार एंड सब तो थले है ग्रेट निकोबार। ये 3 आइलैंड ग्रुप्स इत्थे इंपॉर्टेंट है, कार, लिटल, ग्रेट। हुण मैं नीचों साउथ टू नॉर्थ जे मूव करना होवे, ग्रेट निकोबार, लिटल निकोबार, कार निकोबार, लिटल अंडेमान, साउथ अंडेमान, मिडल अंडेमान, नॉर्थ अंडेमान। तो ये सीक्वेंस मैनू सारा याद होना चाहिए। इंडिया का सदन मोस्ट पॉइंट किहड़ा है? हुण ये जे तुहानूं एग्जाम च इदां दा कोई स्टेटमेंट आंदी है, इदां दा कोई क्वेश्चन आंदा है, पहलां तां स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल पढ़ना है। इंडियन लैंडमास दा इंडियन मेनलैंड दा सदन मोस्ट पॉइंट पूछा या इंडिया इन जनरल? सिंपल स्टेटमेंट लिखिए विच इज़ द सदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो जे सदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की गल हो रही है तो ओवर हेयर इज इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार च सब तो साउथ वाला वड्डा आइलैंड है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का भी सब तो नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। हालांकि ये जड़ा पॉइंट सीगा काफ़ी हद तक सिमर्ज हो गया सीगा जो सुनामी आई सीगी, पर चलो आही चल रहा है। हुण जड़ा भी नज़र आता है वही सब तो नीचे वाला पॉइंट है। 6 डिग्रीज 4 मिनट्स लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स दे पॉइंट ऑफ व्यू तो लैटीट्यूडनल एक्सटेंट की है इहदा, लैटीट्यूडनल वैल्यू की है दी इंदिरा पॉइंट दी 6 डिग्री 4 मिनट। जे आपां इंडिया के मेनलैंड की गल करिए तो कन्याकुमारी आपां पता इसकी सदन मोस्ट पॉइंट, केप कॉमोरन इसकी सदन मोस्ट पॉइंट, उत्थे दी लैटीट्यूड हैगी 8 डिग्री के नेड़े है। ये 6 डिग्री वो 8 डिग्री, ये लाइक इट इज़ थोड़ा जा 2 डिग्री का फर्क है, 2 डिग्री ये साउथ च है।
ठीक है जी। द सदਰਨ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट विच इज़ ऑन ग्रेट निकोबार। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ 'ਚ ਕੋਕੋ ਚੈਨਲ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਡੰਕਨਸ ਪੈਸੇਜ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਮੈਪ ਆਫ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। What is the capital of Lakshadweep? Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Over here is Kavaratti, the capital of Lakshadweep. अपने तुसी एटलस च भी लोकेट कर सकते हो। कैनानोर आइलैंड्स लिखा होया जस्ट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ है कावारत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड्स भी 3 आइलैंड ग्रुप्स का पार्ट है। मतलब इन्होंने लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਨਦੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਅਮਨਦੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਲਸ 'ਚ ਅਮਨਦੀਵੀ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਵਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨਾਨੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਕੈਨਾਨੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੈਨਾਨੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਕੋਏ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਲੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਮਿਨੀਕੋਏ। ਇਹ 3 ਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ। ठीक है जी। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारटी याद रखनी है। अगाती च लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, किसी ने घूमन घामन जाना हो तो बहुत शानदार मालदीव्स वाला एक्सपीरियंस मिलता है। नॉर्थ से सब तो नॉर्थ है अमिनदीवी आइलैंड्स, मिडल च है कैनानोर आइलैंड्स, सब तो थले है मिनीकॉय आइलैंड्स। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, ਡੰਕਨਸ ਪੈਸੇਜ, ਕੋਕੋ ਚੈਨਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਨੀਕੋਏ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸੈਪਰੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸੈਪਰੇਟਸ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਫਰੋਮ ਮਾਲਦੀਵਸ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ। 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਵਾਲੇ ਆਈਲੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਨੀਕੋਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੈਨਾਨੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਡਿਵਾਈਡਸ ਮਿਨੀਕੋਏ ਆਈਲੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੈਨਾਨੋਰ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਟਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 9 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ। ठीक है जी। एटलस से दोनों तो नज़र आ रहे हैं। फिर मैं नीली जी लाइन पहले ही क्यों लाई हुई है? कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अमनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दे आर सैपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय येट अनदर चैनल। जिन्होंने कोई ऑक्सफोर्ड एटलस है उन्होंने एटलस से मैंशनड नहीं होगा, तुसीं अपने लाइक पेन नाल मार्क कर लो या पेंसिल नाल मार्क कर लो एंड लेबल कर लो। अमनदीवी आइलैंड्स तो नज़र आ रहे हैं, कैनानोर आइलैंड्स तो नज़र आ रहे हैं। इन्हां दे विच आंदा 11 डिग्री चैनल। ओवर हेयर नीला जा इज 11 डिग्री चैनल। सो अपने को एक 8 डिग्री चैनल है, एक 11 डिग्री चैनल है, एक अपने को 9 डिग्री चैनल है, एक अपने को अंडेमान वाली साइड ते 10 डिग्री चैनल है। तो ये कुछ चैनल्स कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार क्योंकि इन्ने ज़्यादा 8, 9, 10, 11। तो आप ध्यान च रखना है अपने को लक्षद्वीप वाली साइड ते किहड़े है, अंडेमान वाली साइड ते किहड़े है, एंड ये चैनल किन्ना 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स नू डिवाइड कर रहे हैं। अंडेमान वाले आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इत्थे आप देखे 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है लक्षद्वीप एंड मालदीव्स नू। 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है मिनीकॉय एंड कैनानोर नू, रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप नू। 11 डिग्री चैनल सैपरेट करता है कैनानोर ते अमनदीवी नू। कैनानोर वाले नू कई बार आप लक्काडीव भी कह देंगे, इंग्लिश च लक्षद्वीप नू लक्काडीव कह देंगे हैं। तो ये कुछ आइलैंड ग्रुप्स एंड इंपॉर्टेंट चैनल्स तुसीं याद रखने हैं लक्षद्वीप ते।
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਮੈਪਸ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਨਰਲ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਔਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਇਨ ਯੋਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੈਪਰੇਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ 7 ਵਾਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਇਨ ਯੋਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ, ਲੈਕਚਰ 14 ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ। One of the things that was covered in this portion was India's foreign trade. ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਔਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 12th ਦੀ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਮਤਲਬ 12th ਦੀ NCERT ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ PPSC ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ NCERT ਦਾ। population, migration, human development, 12th class ਦੀ NCERT ਹੈ ਇਹ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਕਰਕੇ। human development, human settlements, water resources, ਆ land resources and agriculture ਛੱਡਿਆ ਨੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ environment ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। mineral and energy resources, manufacturing industries, planning and sustainable development, transport communication international trade, geographical perspectives। ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ 12th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਚੰਗੀ NCERT ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਔਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ NCERT ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਆਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਰਬਨ ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦੀਸ ਟੌਪਿਕਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ,
ये वाले सारे पोर्शन आपां करांगे एनवायरमेंट से कवर। माइग्रेशन वाले एस्पैक्ट्स आप ऑलरेडी कवर कर ले हुए है, लाइक जो आप ह्यूमन माइग्रेशन वाला टॉपिक कवर किया सीगा। तो इस च भी ये मतलब ज़्यादा तो ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, पर जिन्ने भी ये प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पैक्ट्स है आप जिमें जिमें जड़ा टॉपिक कवर करांगे, जो पोल्यूशन कवर करांगे वो ऑटोमैटिकली ही कवर हो जाएंगे। क्लीयर है जी। तो मैं थोड़ी जी तुहानूं स्टार्टिंग च सिलेबस की ही क्लैरिटी देना चाहता सीगा, क्योंकि आप सिलेबस नूं ध्यान च रख के ते प्रीवियस ईयर जड़ा पीपीएससी का ट्रेंड रहा है उन्होंने ध्यान च रख के ही आप तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि क्योंकि जड़ा अपने को टाइम है उन्होंने आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकीए। तो लेट अस स्टार्ट इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर। पहला आप इंडस्ट्रीज़ कवर करांगे एंड जिमें कि मैं क्या कि ये जड़े मतलब एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर आस्पैक्ट इज कंसर्नड, एज फार एज इकनॉमिक आस्पैक्ट इज कंसर्नड, ये तुसी ऑलरेडी कवर कर लिया होया इकोनॉमी की क्लास लाइक जोग्राफी की क्लास बेसिकली लोकेशनल आस्पैक्ट्स वगैरह देखांगे, कुछ जोग्राफिकल आस्पैक्ट्स वगैरह कवर करांगे। तो सब तो पहला इस यही आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। किवें डिसाइड किया जाता है कि फैक्ट्री कित्थे लाइए, इंडस्ट्री कित्थे लाइए, कित्थे इंडस्ट्री लगू, कित्थे इंडस्ट्री नहीं लगूगी, किन्ना फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। हुण अपना पहला जिवें फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया का टाटा ने लाया सी, जमशेदजी टाटा ने लाया सी 1907 च। उन्हां जमानिਆਂ च जमशेदपुर च क्यों लाया, इत्थे बठिंडे क्यों नहीं लाया, हैं जी, इत्थे जयपुर क्यों नहीं लाया, एडा हिस्टोरिकल टाउन सीगा। बॉम्बे क्यों नहीं लाया, उदों दी उस जमाने च भी फाइनैंशियल सेंटर सी इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग। कलकत्ता नहीं लाया, उस जमाने च कैपिटल ऑफ इंडिया सी। दिल्ली क्यों नहीं लाया, पुराना हिस्टोरिकल सिटी है। जमशेदपुर ही क्यों लाया। सो व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, किन्ना बेसिस ते, किन्ना फैक्टर्स के बेसिस ते डिसीजन लिया जाता है। तो कुछ को लाइक मोस्ट ऑफ द जोड़े फैक्टर्स इतने तो नज़र आ रहे हैं तो अपनी कॉमन सेंस नाल रिलेट ही करते हैं कि भाई रॉ मटीरियल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जो रॉ मटीरियल जिथे मिलता है आप उत्थे ही फैक्ट्री लावांगे ताकि अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होवे। लेकिन इस च एक होर इहदा बिल्कुल ओपोजिट चीज़ भी हो सकती है। रॉ मटीरियल नूं मैं कंपेयर करूँगा मार्केट दे नाल। ऑन वन हैंड मतलब मान लो मेरे को दो चॉइसिस है, जिवें मैं हुणे गल कर रहा सीगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की ही गल करिए। बॉम्बे उस जमाने च भी अपना फाइनैंशियल सेंटर सीगा, दिल्ली उस जमाने च भी अपना लाइक वन ऑफ द लार्ज हिस्टोरिकल सिटीज सीगा। कोलकाता उस जमाने की कैपिटल सी 1907 च, इट वॉज कैपिटल ऑफ इंडिया। वड्डे सिटीज़, ज़्यादा पॉपूलेशन, ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, ज़्यादा यूज़ ऑफ आयरन हो रहा है। तो देखा जाए तो मार्केट कित्थे है आयरन की, मार्केट कित्थे है स्टील की, वो तो इन्ना वड्डे शहरों च है। लेकिन हुण अपने कोले चॉइस है, या तो आप उत्थे प्लांट ला सकते हैं जिथे रॉ मटीरियल अवेलेबल होवे ताकि आपां रॉ मटीरियल नूं ट्रांसपोर्ट ना करना पवे, या फिर आप प्लांट ला सकते हैं उत्थे जिथे मार्केट है। भाई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नूं आपां नूं ट्रांसपोर्ट ना करना पवे कि मार्केट जिथे मार्केट है उत्थे ही आपां प्लांट ला लिया, लो भी जिन्हों आयरन चाहिए लै जाओ साडे कोलों। तां कुछ अगेन तुसीं हुण देख रहे हो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ इदां दियां हुंदियां जिहड़ियां प्रैफर करदियां कि आपां रॉ मटीरियल जिथे अवेलेबल होवे उत्थे ही प्लांट लाइए। कुछ इंडस्ट्रीज़ इदां दियां वो प्रैफर करदियां कि जिथे मार्केट है आपां उत्थे ही प्लांट लाइए। एग्जाम्पल दे सकते हो, जिवें हुण तो मैं एग्जाम्पल दे ही दी आयरन एंड स्टील प्लांट। हुण जमशेदजी टाटा ने डिसाइड किया कि मैं जमशेदपुर जाके प्लांट लावां, झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया च। लाइक आपां कीता सी। हुण तुसीं पिछले वाला चैप्टर भी ध्यान च रखना है। मिनरल रिच रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जे उत्थे प्लांट लाणगे। कोल लोकली अवेलेबल है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नूं की चाहिए, कोल चाहिए। मैं एक केस स्टडी नाल तुहानूं समझाना चाहना कि इन्हां दी इंपोर्टेंस की है फैक्टर्स की, अपने दिमाग च ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिए कोल चाहिए आपां,
ਆਇਰਨ ਓਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਓਰਸ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਓਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਓਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਪਲੇਟਿਊ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਪਲੇਟਿਊ, ਮਾਈਸੋਰ ਪਲੇਟਿਊ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਰਨ ਓਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ, ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ 'ਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਕਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਐਪਰਲਸ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ, ਡੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਯੂਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੀਲ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। weight losing raw material, weight losing raw material। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਔਰ ਮਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੀਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਟੀਲ ਬਣੂਗੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟੀਲ ਬਣੂਗੀ। ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ weight ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ weight losing raw material। weight losing raw material ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ weight losing raw material ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ raw material ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ weight ਹੈ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਲ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਲ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਰੱਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਟੀਲ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 100 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਆਇਰਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। 100 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੀ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 100 ਟਰੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਆ ਲਾਣਾ ਆਪਦੀ ਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 100 ਟਰੱਕ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਂਗਾ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਮੈਜਿਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕਾਟਨ ਨਾ weight losing raw material ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਰॉ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 100% ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟਰਮਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟਰਮਸ 'ਚ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਕਾਟਨ ਭੇਜਿਆ, weight ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲਮੋਸਟ ਓਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਟੇਜ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟਰਮਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਰॉ ਕਾਟਨ ਭੇਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਸਟ ਪਊਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰॉ ਕਾਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਣੀ ਸ਼ਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰॉ ਕਾਟਨ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ weight losing raw material, in the industries which use weight losing raw material, ਉੱਥੇ raw material is the important factor. It will be economical to have the industry established at a place where raw materials are easily available, and in the industries where non-weight losing raw material is used, for example cotton textiles industry, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲੇ ਲਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹਬਸ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਕਰਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਾਵਰ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 9-9 10-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਬੌਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਰ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਬੌਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੌਕਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਇਰਨ ਉਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੌਕਸਾਈਡ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਐਨਰਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਵੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਓਨਲੀ ਦੇਅਰ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਰੀਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਔਰ ਬੌਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੌਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਤੋਂ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਬਰ, one of the inputs, they are one of the very important costs of industries is labor। कि किन्ने वेजेस, जे स्किल्ड लेबर चाहिए है कि अनस्किल्ड लेबर चाहिए है, जिद्दां दी भी लेबर चाहिए है कि उदां दी लेबर अवेलेबल है। जे मान लो स्किल्ड लेबर चाहिए, जिवें IT सैक्टर है, हुण इट रिक्वायर स्किल्ड लेबर। जे मैं ऐसे एरिया अगेन, जे मैं उत्थे रेणूकूट च बुंदेलखंड च ला दा सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ द IT इंडस्ट्री ला ला, IT दी लाइक कंपनी खोल दा, बई लोगों को उत्थे ह्यूमन रिसोर्सिस ही जो है नहीं, कैपेबिलिटीज़ ही जो है नहीं गई, स्किल्स ही जो है नहीं गए, तो उत्थे लाने का मैनूं फायदा की। मैं बैंगलोर च लावां, मोहाली च लावां, चंडीगढ़ वाले वर्गे एरिया च लावां, हैदराबाद च लावां, उत्थे इट मेक सेंस, क्योंकि एडिकुएट ह्यूमन रिसोर्सिस आर अवेलेबल। अगेन मैनूं इत्थे लेबर की बजाय बैटर वर्ड यूज़ करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सिस। वो एक्चुअली उहदे लई मैं आह वाला फैक्टर रखिया सीगा, वो एवें नामां दा ही गोलमोल जा, गल तां आपां उही कर रहे हैं कि अजकल टैक्नोलॉजिकली इंटेंसिव या टैक्नोलॉजिकली एडवांस सैक्टर्स लई स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो लाइक उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पुरानियां ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की गल करिए, हुण जमशेदपुर जी क्यों प्लांट लाया, क्योंकि चीप लेबर वॉज अवेलेबल।
रेणूकूट च सरकार ने फैसला लिता कि असीं इत्थे लावांगे, बुंदेलखंड च प्लांट लावांगे, रेणूकूट इज़ अ सिटी, तो उत्थे लाइक चीप लेबर वॉज अवेलेबल. Availability of labor is also one of the important factors. Water, again some industries are water intensive industries. और जड़े बठिंडे वाले है देख रहे हैं वीडियो, थर्मल पावर प्लांट है जी बठिंडे, नाल वड्डे वड्डे उन्होंने होदियाँ बनाई हुई हैं, रेजरवोयर्स बनाए हुए हैं. क्यों? क्योंकि वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन पावर इंडस्ट्री, थर्मल पावर इंडस्ट्री. क्योंकि वाटर नहीं तो बॉयल करके टरबाइनस रन होंगी हैं, स्टीम प्रोड्यूस होंगी है, टरबाइनस रन होंगी हैं, इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी है. सो वाटर इज़ एन इनपुट, वाटर इज़ अ रॉ मटीरियल इन थर्मल पावर इंडस्ट्री. हुण बठिंडे च कोई दरिया तो वगदा नहीं गा, तो आपां नूं रेजरवोयर्स लाने पे, कैनाल्स है, रेजरवोयर आपां बनाते वो फीड करते हैं. ऑन दी अदर हैंड रोपड़ ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज, उत्थे भी थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन water is adequate, water is available from river Satluj. So availability of water can also be an important factor. Paper and pulp industry भी water intensive industry है, हालांकि ये polluting industry भी काफ़ी है, like इंडस्ट्रीज यूजली पोल्यूटिंग ही हैगी. आप पोल्यूशन वाला एस्पैक्ट बाद चों इन्वायरमेंट च कवर करांगे. हजे आप डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होंदी हैं, जिवें थर्मल पावर की आप गल की या पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की आप गल की, उत्थे दे आर यूजली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, नाला, स्ट्रीम्स और रिवुलेट्स. हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हुण कुछ सिटीज़ वैसे ही कुछ स्पैसिफिक क्राफ्ट लई जाने जाते हैं, जिवें फिरोजाबाद है यूपी च, इट इज़ नोन फॉर बैंगल्स, ग्लास इंडस्ट्री लिए जाने जाता है. हुण हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, हिस्टोरिकली वो सिटी फेमस है फॉर इट्स ग्लास इंडस्ट्री, तो उत्थे लाइक होर भी ग्लास इंडस्ट्रीज उत्थे डिवेलप हो रही हैं, होर भी सारे, क्योंकि इक्को तरह की लेबर, इक्को तरह का स्किल उत्थों के लोगों च हैगा एंड उन्होंने एक्सप्लॉयट करके उत्थे इंडस्ट्रीज लाइयां जा सकती हैं. पत्तन गुजरात फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम दी लाइक वेरी ओल्ड टाइम्स. तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नूं. इंडस्ट्रीयल पॉलिसी से ऑलरेडी मैं गल की कि इफ सरकार डिसाइड्स कि असी इत्थे प्लांट लाना है, इत्थे प्लांट लाना है, उत्थे सरकार अपना अरेंजमेंट कर लैंदी है कि किस तरह आप लाइक रॉ मटीरियल लिया सकते हैं, किस तरह आप मार्केट्स तक अपना गुड्स पहुँचा सकते हैं. इस कई बार सरकार का एजेंडा रहिंदा, जिवें स्टार्टिंग आज़ादी तो बाद इंडिया वॉज क्वाइट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज कि असी इंडस्ट्रीज़ की मदद नाल, इंडस्ट्रीयल पॉलिसी की मदद नाल जिहड़े रीजनल डिफरेंसीएशन है इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने दूर करांगे. असी बैकवर्ड इलाकों च इंडस्ट्री लावांगे, जिवें मैं एग्जाम्पल दी रेणूकूट बुंदेलखंड वाली, बैकवर्ड एरिया च असी इंडस्ट्री लावांगे ताकि इत्थों की ग्रोथ होवे, इत्थों की डिवेलपमेंट होवे. पर वो पॉलिसी की एग्जीक्यूशन इन्नी वधिया नहीं सी, प्लांट तो लाते लेकिन एरिए की ग्रोथ नहीं हुई. वो होर गल्लां है, मतलब अज की डेट जिवें रेणूकूट वाले प्लांट की मैं गल कर रहे हैं, अलूमीनीयम प्लांट की मैं गल कर रहे हैं. आईलैंड ऑफ प्रॉस्पैरिटी इन द सी ऑफ पॉवर्टी, चारे पासे गरीबी गरीबी है, बस वो जिथे फैक्ट्री लगी हुई है उत्थे बल्ले बल्ले हुई भी है. न्यू फैक्टर्स इन चेंज सिचुएशन हुई है कि अजकल टैक्नोलॉजिकली इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, एडवांस्ड इंडस्ट्रीज आ रही हैं, IT इंडस्ट्री, AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज. हुण जिहड़ियां ये वालियां इंडस्ट्रीज है, इन्हां नूं डिफरेंट तरह के इन्हां दे इनपुट्स है. इन्हां लई ह्यूमन रिसोर्सिस सब तो मेन इनपुट है, तो जिथे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सिस अवेलेबल है उत्थे ये वालियां इंडस्ट्रीज लगनियां. तो सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिहड़े कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नूं. क्लीयर है जी? तो बेसिकली तो यह मेन्स वाला टॉपिक बनता अपना, बट लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू तो यह सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये तुसीं इहदी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो तुहानूं हैगी है, तो कोई भी घुमा फिरा के स्टेटमेंट आवे तुसीं ईजीली दस पाओगे कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक मारनी है तुसीं ईजीली यू विल बी एबल टू आंसर. नाउ अगेन जिवें आपां गल कीती लोकेशनल आस्पैक्ट्स, इंडस्ट्रीयल रीजनस ऑफ इंडिया, दीज आर लाइक छड्डो तुसीं इत्थे मैप चो, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीयल रीजनस ऑफ इंडिया. केड़े रीजनस च इंडिया च इंडस्ट्री कंसनट्रेटेड है. सो कुछ माइनर इंडस्ट्रीयल रीजनस है, कुछ मेजर इंडस्ट्रीयल रीजनस है. तो आ जिहड़े डार्क च एरिया शेड किया गया, तुहानूं मैप दिता होया तुहाडी PDF च वाला,
इस च दिस एरिया इज़ नोन फॉर इंडस्ट्रीज, मतलब बेसिकली इत्थे कंसनट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो आप एक 1 बाय 1 इन्हां इंडस्ट्रीयल एरियाज़ नूं कर लैंदे आ। सब तो पहला जिवें लाइक हुण किसी पर्टिकुलर ऑर्डर च नहीं, जिवें भी याद रहे आपां नूं, ट्रैडिशनल जिहड़ी पुरानी ब्रिटिश टाइम तो कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज होया करदी सी कैलकटा, क्योंकि उत्थे सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सी, काफ़ी सारिया इंडस्ट्रीज लगियां कोलकाता दे अराउंड। बेसिकली जूट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो जूट इंडस्ट्री इत्थे इंपॉर्टेंट है, पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्री इत्थों इंपॉर्टेंट है। हुगली वाला पूरा बेसिन ही इत्थे हाल्दिया च ऑयल रिफाइनरी है। तो हाल्दिया, हुगली, कोलकाता, आसनसोल, उथे अपना स्टील प्लांट है। तो दिस एंटायर रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। द रीजन अराउंड कैलकटा, द रीजन अराउंड कोलकाता ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। देन छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन, फॉर ऑब्वियस रीजनस, इस तो मैं ना ही बोला थानू, लाइक यू कैन वेरी वेल योर सेल्फ रिलेट के, क्योंकि इत्थे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इत्थे एनर्जी रिसोर्सिस पाए जाते हैं, कोल पाया जाता है। तो इत्थे तो इंडस्ट्री लगूगी ही लगूगी, पर्टिकुलरली जिहड़ी हैवी इंडस्ट्री है। फिर इत्थे थले बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, बैंगलोर, मैसूर, सालेम है इत्थे तमिलनाडु च, देयर इज द सिटी सालेम। तो दिस रीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, रादर एक्सटेंडिंग ऑल द वे टिल चेन्नई। तुसीं ये ला लो, ये पूरा ही रीजन है चेन्नई तक। दिस एंटायर रीजन इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन। एंड बैंगलोर यू वेरी वेल नो के नोन फॉर इट्स IT इंडस्ट्री। इस तो इलावा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लिए भी जाना जाता है बैंगलोर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL इज़ बेस्ड इन बैंगलोर। इस तो इलावा मशीन टूल्स लिए जाना जाता है, HMT दे प्लांट वगैरह है इत्थे। मशीन टूल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लिए जाना जाता है ये वाला रीजन। Then we come to the financial capital of India, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। बहुत पुराने ज़माने तो अगेन ब्रिटिश टाइम्स तो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिए मुंबई जाने जाता है, अहमदाबाद जाने जाता है। साउथ इंडिया जो कोयम्बटूर है, दैट सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ब्रिटेन च है, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया च। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं अहमदाबाद नूं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं कोयम्बटूर नूं। दो शायद आपां होर डिस्कस करांगे। इत्थे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की गल चल रही सी, एक्चुअली मतलब इदां किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तो खिताब दिता नहीं गा भी आप इस सिटी नूं अवार्ड दिंदे हैं कि अज तो तू मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। आप ही कहना तो पल्ले जिन्हों मर्जी कह दो, तो अपने वाले ने 3-4 सिटीज़ नूं बनाया होया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आ कोयम्बटूर नूं भी कई बुक्स च आपां देखते हैं लिखा होंदा है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पंजाब लुधियाना because it is an important center of woolen textile industry, it is an important center of hosiery and embroidery, इसलिए लुधियाना is also known as Manchester of India. This Kanpur known for its leather industry, footwear industry along with the textile industry, this is also known as Manchester of India. So Kanpur, Ludhiana, Coimbatore and Ahmedabad, these are known as, these are various Manchesters of India. इंग्लैंड को तो एक मैनचेस्टर है, अपने को 4 मैनचेस्टर है। इन्हें जो सब तो इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद तो डेफिनेटली मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है ही है। अच्छा, इस कंटेक्स्ट से तुसीं एक को भी याद रखना है, जापान च देयर इज द सिटी ओसाका इन जापान इज नोन फॉर this is known as Manchester of the East, Manchester of Japan कह लो या Manchester of East कह लो। ओसाका सिटी इन जापान, सुपर ड्राई जापानीज ब्रांड, ठीक है जी। सो मुंबई पुणे रीजन आप गल स्टार्ट की थी इस इंडस्ट्रियल रीजन तो, नोन फॉर इट्स
ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਫ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਨਾਇਲੋਨ, ਪੋਲੀਐਸਟਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸਡ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, this synthetic industry, plastic industry, fertilizer industry, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਜੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੀਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਪਲਾਸਟਿਕਸ, synthetics, petrochemicals, all these industries would be located like in the same region. ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ region ਹੈ, it is known for those industries also along with the cotton textile industry. Gujarat, Ahmedabad region. Now this region is typically known for ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ cotton textile industry, obviously Ahmedabad, Manchester of India. It is known for petrochemical industry, petroleum industry, and ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ। Petroleum is one of the oil resources are found in Gujarat, and on the basis of that petroleum industry is based over here, and ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ petrochemicals ये वो synthetic ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ is known for Amul, ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਲ दूध ਪੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, it started from Anand in Gujarat। ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫੇਮਸ ਫॉर ਇਟਸ ਮਿਲਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਅਮੂਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ नेशनल NCR रीजन, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, अगेन कैपिटल ऑफ इंडिया है। लेकिन इत्थे लाइक अनफॉर्चुनेटली इत्थे कोई रॉ मटीरियल ज़्यादा नहीं पाया जाता। दिस इज़ नॉट अ मिनरल रिच रीजन। ना इत्थे ऑयल पाया जाता, ना इत्थे से कि मिनरल्स कोई होर आयरन और पाया जाता, बॉक्साइट पाया जाता। तो इत्थे जिहड़ी इंडस्ट्री लगती है वो कंज्यूमर फोकस्ड इंडस्ट्री लगती है, लाइट इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इत्थे। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਗੁੜਗਾਂਵ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਪੁਣੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਣੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਐਂਡ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਗੁੰਟੂਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ, because of the port facilities and because of the like encouragement given by the sarkar, this region is also one of the important industrial regions. Visakhapatnam is the it is known for shipbuilding industry in India. ਤਾਂ heavy engineering industries ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ region। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੋਲਮ ਥਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ industrial region. This region is known for its agro based industries. ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕੋਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਕੋਨਟ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਇਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਰਬਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਰਬਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। तो basically this region is known for agro based industries, palm industry या palm oil industry है, all the agricultural industries they are present over here.
सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजनस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? कोलकाता हुगली, इत्थे बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, छोटा नागपुर रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, मुंबई पुणे रीजन, कोलम थिरुवनंतपुरम रीजन इन केरला, गुजरात अहमदाबाद रीजन एंड गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, NCR वाला रीजन तुसी कह सकते हो। दीज आर सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीयल रीजनस ऑफ इंडिया। दैन कुछ माइनर इंडस्ट्रीयल रीजनस भी है, हुण कुछ इंडस्ट्रीज तो सब थावां ते लगियां हुई हैं। सो ये तुसी बेसिकली याद रखने हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लोकेशन च एक तो जिवें आपां कॉटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स कीते, मैं डिस्कस किया मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर, कानपुर, लुधियाना बेसिकली कॉटन टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सेंटर नहीं है, वूलन टैक्सटाइल है, पर इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वूलन इंडस्ट्री एंड होजरी इंडस्ट्री। इस दे नाल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनू लाइक वन ऑफ इनू आप बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, बेसिक हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि जे आयरन एंड स्टील होगा ताई तो बाकी इंडस्ट्रीज डिवेलप होंगी, ताई तो बाकी जड़ा इंडस्ट्रीयल सैक्टर है उन्होंने एक पुश मिलूगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज। ये जो हैगी है आप लाइक अगे दी इकनॉमिक डिवेलपमेंट, अगे दी इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट बारे सोच सकते हैं। तो सम ऑफ द लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया तुसीं ध्यान च रखने हैं। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, आप गल की झारखंड च। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट भद्रावती कर्नाटका च, वो ये मैथ्स का कॉलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ च, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल च, दुर्गापुर शहर का ही नाम है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड च, बोकारो की आप गल की कोल माइनस लिए जानिया जाता है, स्टील प्लांट लिए जानिया जाता है। IISCO स्टील प्लांट इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आसनसोल वेस्ट बंगाल में गल की सी। हुगली इंडस्ट्रीयल रीजन च आसनसोल नोन फॉर इट्स स्टील प्लांट। सालेम स्टील प्लांट तमिलनाडु जो बैंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल रीजन सी उत्थे सालेम स्टील प्लांट तमिलनाडु च। रोडकेला स्टील प्लांट ओडिशा च। दैन वी हैव विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश च। विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रीयल रीजन की आप गल कर रहे हैं, जोड़े दोवें प्लांट्स है। ठीक है जी, दीज आर सम ऑफ द लार्ज आयरन एंड स्टील प्लांट्स एंड इन्हों के सिटीज़ तुसीं ध्यान च रखने हैं। कुछ इस होर इन्फॉर्मेशन भी, जिमें दिस इज़ द ओनली इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जोड़ा कि प्राइवेट सैक्टर च है, टाटा का प्लांट। उस तो बाद जिन्ने भी प्लांट्स लगे है सरकार ने लाए, भारत सरकार की देन है। ਜਿਹੜਾ भिलाई एंड बोकारो स्टील प्लांट है, ये तुसी याद रख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशिया नाल कोलैबोरेट करके बनाए है। उस जमाने च USSR हुंदा सीगा, अज दी डेट दा रशिया USSR नाल कोलैबोरेट करके बनाए है। ठीक है जी। रोडकेला स्टील प्लांट आपां जर्मनी नाल कोलैबोरेट करके बनाया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट आपां UK नाल कोलैबोरेट करके बनाया। तो ये कुछ फॉरन कोलैबोरेशनस तुसीं ध्यान च रखनी है। जेडे BB वाले दोवें हैं भिलाई बोकारो, USSR रशिया नाल कोलैबोरेट करके ध्यान च रखने हैं। नाउ जदों आपां केड़ा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सिस वाला चैप्टर किया सीगा, उत्थे आयरन ओर कवर करते हुए मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जिहड़ा साउथ वैस्ट प्लेट्यू रीजन है, कर्नाटका वाला जिहड़ा रीजन है, मैसूर प्लेट्यू वाला जिहड़ा रीजन है, इट इज़ नोन फॉर हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया च बेसिकली आयरन ओर छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन च मिलता है, लेकिन जिहड़ा कर्नाटका प्लेट्यू वाला एरिया इट इज़ नोन फॉर हाई ग्रेड आयरन ओर। इनफैक्ट जड़े आप पोर्ट्स भी अज करांगे, गोवा च मार्मा गोवा पोर्ट है, कर्नाटका च मैंगलोर पोर्ट है, इन्हां पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस हाई क्वालिटी आयरन ओर नूं एक्सपोर्ट करने लई। सो अपने जड़ा इस एरिए च जेडे स्टील प्लांट्स है वो हाई ग्रेड स्टील प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आयरन ओर वधिया क्वालिटी का, इसलिए उस तो जी स्टील भी बनती है बहुत वधिया शानदार इंटरनेशनल क्वालिटी की होंगी है। तो आ जड़े है अपने कर्नाटका वाले विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, इत्थे सालेम स्टील प्लांट,
ਉਸੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਭद्रावती ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। These plants they produce high grade steel, high quality steel of international standard, and most of the steel ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਇਰਨ ਔਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ, ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਟੀਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫालतू ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਔਨ ਥੀਜ਼ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਸ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੋਟੀਆਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ। ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਮ 'ਚ ਡਿਗ ਬੋਏ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਆਇਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼, ਦੀ ਅਰਲੀਐਸਟ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਗ ਬੋਏ 'ਚ। ਡਿਗ ਬੋਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਿਗ ਬੋਏ, ਤਾਂ ਡਿਗ ਬੋਏ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਿਗ ਬੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੀ, ਅਰਲੀਐਸਟ ਆਇਲ ਵੈਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਰੀਜਨ ਅਸਮ ਵੈਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਬੰਗਾਈਗਾਂव, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਇਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਰੌਨੀ। ਹੁਣ ਬਰੌਨੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਲ ਊਇਲ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਕੈਰੀ ਆਇਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਸਮ ਰੀਜਨ ਟੂ ਬਰੌਨੀ ਰੀਜਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਐਟ ਬਰੌਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਸਾਮ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਐਂਡ ਹਲਦੀਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਇੱਧਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਰੌਨੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਅਸਮ 'ਚ ਡਿਗ ਬੋਏ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਹੀ। ਬੰਗਾਈਗਾਂव ਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਚੇਨਈ 'ਚ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਨਾਗਾਪਟਿਨਮ ਅਗੇਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼, ਕੋਚਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੇਰਲਾ, ਮੈਂਗਲੋਰ ਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂਗਲੋਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਇਰਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਰੀਜਨ, ਇਹ some of the oil refineries in South India. Mumbai known for oil production, Gujarat known for oil production, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਇਲੀ, ਜਾਮਨਗਰ, ਵਾਡੀਨਗਰ, ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ। ਵਾਦੀਨਾਰ ਐਂਡ ਜਾਮਨਗਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ JV ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਦੀਨਾਰ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਬਈ ਗੁਜਰਾਤ ਰੀਜਨ ਨੋਨ ਫॉर ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, बीना इन MP, बीना मध्य प्रदेश, मथुरा मैं पहला भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश च पानीपत, हरियाणा च बठिंडा च, पंजाब च बठिंडा। These are some of the centers in North India या North Central India where oil refining is done. इस च जिहड़ी बठिंडा वाली रिफाइनरी है ये जॉइंट वेंचर है, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम ਤੇ ਮਿੱਤਲ एनर्जी, लक्ष्मी मित्तल जी ने इन्वेस्ट किया इत्थे। ਤਾਂ
JV, ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ JV ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਈਦਾ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਈਦੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ATF ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਲਿੱਤਾ, ਆ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਿੱਦੂ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਨੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਇਰਨ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਕ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਾਈਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈਜ਼, ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੋ ਟੇਬਲ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਰੀਡ ਦੀਸ ਟੇਬਲਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੇਜਰ ਹਬਸ, ਕਿ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਭੇਜਾ ਫਰਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਟੂ ਮੈਨੀ ਨੇਮਸ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ 2-4 ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਆਲਸੋ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹ PDF 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਟਾਊਨਸ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਬੈਂਗਲਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਲੌਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੋਨ ਫॉर ਹੋਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੋਨ ਫॉर ਵੂਲਨ ਗੁੱਡਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਊਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 4.87 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਰੂਟਸ ਵੀ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੋਟਲ 48 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੋਡਸ ਹੈ। ਕੁਛ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਰੋਡਸ। National highways are just 2% of the total highway length, total road length in India, but they carry 40% of the traffic. Needless to say, there is very heavy pressure on the road network in India, on the national highway network of India. And बहुत अफसोस दी गल है, काफ़ी सारियां places ते मतलब कहन ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਾफ़ੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਲੇਨਿੰਗ 6 ਲੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ
मोस्ट ऑफ द लाइक काफ़ी सारिया नैशनल हाईवेज है जड़ियाँ बेयरली सिंगल लेन रोड्स है, बेयरली सिंगल लेन रोड्स है, सिंगल लेन रोड एंड लाइक कैनू नैशनल हाईवे है। तो बहुत ज़्यादा प्रैशर है अपनी नैशनल हाईवेज के उपर एंड अपने ट्रेड नू लाइक जड़ा अपना इंटरसिटी ट्रेड चल रहा है उस नू बूस्ट जे आप करना चाहते हैं तो नैशनल हाईवे नैटवर्क नू आपां नू डिवेलप करन दी ज़रूरत है एंड सरकार इस प्रति अपने एक्शनस भी ले रही है। नैशनल हाईवे डिवेलपमेंट प्रोग्राम सीगा हुण आपां लाइक उस वो तो खत्म हो गया, आपां हुण होर अगे मूव कर रहे हैं, नैशनल हाईवेज नू एक्सपैंड किया है। तुसीं पहला नाम सुनिया होना गोल्डन क्वाड्रीलेटरल कि दिल्ली मुंबई बैंगलोर एंड चेन्नई एंड इधर कोलकाता इन्हों कनैक्ट कर दियाँ हाईवेज कनैक्ट कर दियाँ गोल्डन क्वाड्रीलेटरल। फिर श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड इधरों गुजरात तो टिल सिलचर इन असम, नॉर्थ साउथ कॉरीडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर, कुछ 4 लेनिंग प्रोजेक्ट्स आप डिवेलप किए सी अंडर नैशनल हाईवे डिवेलपमेंट प्रोग्राम। हुण चलो पुरानियां गल्लां हो गईयां, गोल्डन क्वाड्रीलेटरल एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर्स। बट द थिंग इज कि लाइक व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब कि आप कर सकते हैं नैशनल हाईवे एंड सरकार की कर रही है नैशनल हाईवेज को एक्सपैंड करने लिए। उन्होंने आवांगे पहला लाइक बेसिक क्लासीफिकेशन जिहदी मैं गल कर रहा सीगा। नैशनल हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन दसदी है कि किहड़ी हाईवे नैशनल हाईवे होगी। इस कंटैक्सट अपने ना पहला जिवें आपां कुछ नैशनल हाईवेज याद करते हुंदे सीगे कि सब तो वड्डी नैशनल हाईवे किहड़ी है, पंजाब दी इंपॉर्टेंट नैशनल हाईवेज या इंपॉर्टेंट नैशनल हाईवेज ऑफ इंडिया जिवें दिल्ली टू अमृतसर इहदा ओल्ड nomenclature it was national highway number 1, Delhi to Kolkata national highway number 2। इंपोर्टेंस के हिसाब नाल इस तरह इन्होंने डिफरेंट नेम्स पहला नंबर्स दिते हुए सीगे जिवें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ने दिते सीगे। हुण क्योंकि आपां रोड नैटवर्क नू एक्सपैंड कर रहे हैं, थोड़ा जिहा सिस्टमैटिक सिस्टम बनाने की इन्होंने कोशिश की तो पूरा का पूरा नोमनक्लेचर ही चेंज करके रखता। पुराना जिहड़ा ओल्ड सिस्टम सीगा NH1 कहड़ी NH2 कहड़ी वो सिस्टम ही खत्म करता। हुण कहंदे असी ग्रिड सिस्टम ते रोड नैटवर्क डिवेलप करना है इंडिया च, ग्रिड पैटर्न ते रोड नैटवर्क डिवेलप करना है इंडिया च। जिहड़ा एग्जिस्टिंग रोड नैटवर्क है उन्होंने एक्सपैंड करना है, एग्जिस्टिंग रोड नैटवर्क नू वाइडन करना है। तो अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव जो ग्रिड पैटर्न आप एस्टैबलिश करना कहते या तो अपन हाईवेज मोटिया मोटिया नॉर्थ साउथ डायरैक्शन च जाणगियां या ईस्ट वैसट डायरैक्शन च जाणगियां। तो इस तरह लाइक ग्रिड पैटर्न ते आपां हाईवेज डिवेलप करनी है एंड पूरा इन्हां दा नोमनक्लेचर दा सिस्टम चेंज किया। स्टेट हाईवेज ऑफ कोर्स स्टेट PWD डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट जड़ियाँ हाईवेज नू नॉमिनेट करते इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ दी कैपिटल नू इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स नाल ज्वाइन करती है। विद इन डिस्ट्रिक्ट होंदियां डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। ये बेसिक अपनी 4 सरकारी तौर पर क्लासीफिकेशन ऑफ हाईवेज है। नाउ वही जी मैं गल कर रहा सीगा इंपॉर्टेंट हाईवेज। ये इंपॉर्टेंट हाईवेज जो नोमनक्लेचर है यू शुड नो कि यह न्यू नोमनक्लेचर के हिसाब नाल है, ओल्ड नोमनक्लेचर निगा है। सब तो लॉन्गेस्ट नैशनल हाईवे ऑफ इंडिया श्रीनगर टू कन्याकुमारी, एक ही हाईवे है, श्रीनगर तो स्टार्ट होगी ऑल दी वे टिल कन्याकुमारी NH44। अच्छा सॉरी और मैं गल की सी ग्रिड सिस्टम की, कुछ रोड्स नॉर्थ टू साउथ होणगियां, कुछ रोड्स ईस्ट टू वैसट होणगियां। ये वाली जड़ियाँ नॉर्थ टू साउथ रोड्स है इन्हों आप E1 नंबर देवांगे, जड़ियाँ आह ईस्ट टू वैसट रोड्स है इन्हों आप ऑड नंबर देवांगे। ये तुसीं हुण मोटा मोटा याद रखना है। नॉर्थ टू साउथ वालियाँ E1, ईस्ट टू वैसट वालियाँ ऑड। हुण आ तुसीं देख ही सकते हो श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH44, नॉर्थ टू साउथ E1। कोई होर आपां गल करिए जिवें NH27 पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन आसाम। ये टेबल तुहाडी PDF से दिता होया उत्थे भी तुसीं पढ़ सकते हो। गुजरात तो आसाम जाती पई है नैशनल हाईवे, ईस्ट वैसट नैशनल हाईवे है, वैसट ईस्ट नैशनल हाईवे है। नंबर होना चाहिए E1 NH27, इत्थे 44 इत्थे 27। ये 2
ਲੌਂਗੈਸਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਤੱਕ। NH44, NH27, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। NH52 ਫਰੋਮ ਸੰਗਰੂਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਅੰਕੋਲਾ ਇਨ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਏਗਾ। NH52, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 4th largest railway system in the world। 4th largest railway system in the world। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦੀ 2nd largest system in the world under single management। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2nd ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ 3rd ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦਈਏ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ USA ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ USA ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੇਜਿਸ ਹੈ। ਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ 2 ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੌਜ। ਸੌਰੀ, GAUG। The distance between 2 rails ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ 3 ਗੇਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ, ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਐਂਡ ਨੈਰੋ ਗੇਜ। ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ 1.65 ਮੀਟਰਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ। 1.65 ਮੀਟਰਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2 ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ? 1 ਮੀਟਰ। ਨੈਰੋ ਗੇਜ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ ਹੋ, ਛੁਕ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਰੋ ਗੇਜ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਰੇਲਸ ਇਜ਼ 0.6 to 0.75 ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰੇਲਵੇ, ਉੱਥੇ 0.61 ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ, ਉੱਥੇ 0.75 ਮੀਟਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੋਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮੀਟਰ। 1 ਮੀਟਰ 1.65 ਮੀਟਰਸ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ। 1.25 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 1.25, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ 1.3 ਵੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਜ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਹੀ 3 ਗੇਜ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ, ਮੀਟਰ ਗੇਜ, ਨੈਰੋ ਗੇਜ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਡਥ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਜਿਸ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ US ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ, ਇੰਨੀ ਵਿਡਥ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਡਥ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਥ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 1.65 ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਮੀਟਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ।
तो इत्थे सरकार नूं लग्या सी मीटर नैरो गेज डिवेलप कर लीए, क्योंकि डिफरेंट मैनेजमेंट्स ने यह रेलवे नैटवर्क डिवेलप किया सीगा उस जमाने च, इसलिए गेजिस भी डिफरेंट उन्होंने इस्तेमाल कर ले। हुण इहदे नाल प्रॉब्लम की आंदी है, मैं समान भेजना से कि बॉम्बे तो शिमला, या मैं ट्रूप्स भेजने हैं से कि मैं अपनी फौजा भेजनी है दिल्ली तो शिमला। हुण दिल्ली तो कालका तक तो ठीक है, थोड़ी एक ट्रेन आऊगी सीधी कालका ला दूगी, उदों बाद समान भावें तुसीं समान भेजना, भावें तुसीं ट्रूप्स भेजने सीगे, अपनी फौजा भेजनियां सीगियां, कालका उन्होंने उतरना पऊगा, समान की अनलोडिंग करनी पऊगी, दूजी ट्रेन च समान की लोडिंग करनी पऊगी, दूजी ट्रेन च फिर फौजा नूं बहना पऊगा, टाइम टेबल सैट करना पऊगा, मार्जिन रखना पैंदा किते मेरी ट्रेन लेट ना हो जाए, किते वो पहला ना चली जाए, फिर दूसरी ट्रेन च बैठणगे, फिर शिमला पहुँचूगा समान। सो ये जिहड़े डिफरेंट गेजिज है ये इनएफिशिएंसी लेके आते हैं अपनी अज की डेट च एक कॉमन मार्केट डिवेलप करने च। अज की डेट च ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया एक से के एक एफिशिएंट या बिल्कुल फ्लॉलेस ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट गेजिस। इसलिए सरकार काफ़ी टाइम तो कोशिश भी कर रही है कि आप यूनीफॉर्म गेज डिवेलप करिए, सारा मीटर गेज की थां ते भी ब्रॉड गेज ले आइए, एंड नैरो गेज वाला तो कहते हैरीटेज ही आप बना देना, इत्थे एडी कोई टेंशन नहीं ले रहे है, हैरीटेज वैल्यू है अपनिया नैरो गेज रेलवे सैक्टर्स की। नैरो गेज वाले किहड़े दसो भी कित्थे कित्थे नैरो गेज रेलवे इन इंडिया। कालका शिमला रेलवे की आपां गल कीती, होर कि इत्थे नॉर्थ इंडिया जी दसो। पठानकोट तो जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश च जिहड़ा कांगड़ा पालमपुर एरिया नूं फीड करती है, पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे ये भी नैरो गेज है। फिर दार्जिलिंग रेलवे की आपां गल कीती, सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग दैट्स एन नैरो गेज रेलवे। साउथ इंडिया च ऊटी मैट्टुपलयम टू ऊटी तमिलनाडु च एक नैरो गेज रेलवे है। महाराष्ट्र च मैथरन रेलवे है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो गेज रेलवे मैथरन। तो ये जड़ियाँ नैरो गेज रेलवेज है इन्हों का हैरीटेज स्टेटस है, हिल रेलवेज ऑफ इंडिया, इन्होंने ईवन यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज का टाइटल मिलया होया है। कालका वाली रेलवे नूं भी, नीलगिरी वाली रेलवे नूं भी जिहड़ी ऊटी जाती है, एंड दार्जिलिंग वाली रेलवे नूं भी। सो इन्हों का हैरीटेज स्टेटस कहते इदा ही मेनटेन करना है। बाकी मीटर गेज वाली लाइन्स आप कोशिश कर रहे हैं कि ब्रॉड गेज से कन्वर्ट कर दिए, एंड जी होर जी अजकल सरकार रेलवे डिवेलप कर रही है सारी की सारी ब्रॉड गेज च डिवेलप हो रही है। भावें कश्मीर च रेलवे डिवेलप हो रही है, भावें नॉर्थ ईस्ट इंडिया च रेलवे डिवेलप हो रही है, सब थावां ते ब्रॉड गेज ही डिवेलप हो रही है। नाउ जी दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे दे इंपॉर्टेंट जोन्स। इंडिया जी रेलवे की मैनेजमेंट है, रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने लिए इनू डिफरेंट जोन्स च वंडिया गया है। टोटल 18 रेलवे जोन्स है इंडिया च। इत्थे तुहाडी शीट च जी लिस्ट दी हुई है, 17 रेलवे जोन्स इत्थे मैंशनड है। एक एडिशनल रेलवे जोन तुसीं याद रखना, तुसीं मैप च देखो, मैं थोड़ा जिहा हत्थ नाल ही कारीगरी जी की है। तुहाडी शीट च जिहड़ा मैप है ये सारा 6 रीजन मैंशन होगा, पूरा कर्नाटका आंध्र प्रदेश वाला, सॉरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला। आ वाला जिहड़ा है इत्थे मैप मैनू रीसेंट मिलिया नहीं। दिस रेलवे जोन इज़ दी न्यूएस्ट रेलवे जोन, इसका तुसीं नाम याद रखना है, साउथ कोस्ट रेलवे या साउथ कोस्टल रेलवे, एंड इन द हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम। A new railway zone had been notified in 2019, the South Coast Railway with headquarters at विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इस तो अलावा ਜਿਹੜੇ पुराने 17 जोन्स है इतने टेबल च भी दिते हुए हैं एंड इस मैप च भी दिते हुए है तो बहुत ट्रिवियल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। कई बार लाइक मैथ्स की कॉलम टाइप क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार पुछ लेंगे, सीधी स्टेटमेंट भी आ जाती है जोन का हैडक्वार्टर कितने आ, जोन का हैडक्वार्टर कितने है, तो तुम देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट आप इतों
मैप तो ही आप करने की कोशिश करते हैं जिन्हें याद रह जाए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ठीक है। मतलब मैथ्स की कॉलम च की होंदा है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर च की होंदा है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 3-4 पता होण या थोड़े मतलब कुछ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अद्धी इन्फॉर्मेशन भी हैगी है तो आप गैस कर सकते हैं कि ठीक हैगा कि नहीं हैगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तो मोटा मोटा जो आप कवर करने की कोशिश करते हैं। उपर सब तो वड्डा जोन है इत्थे नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे का हैडकुआर्टर्स है दिल्ली, ठीक है जी। 18 रेलवे जोन्स आप देख रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे हैडकुआर्टर है दिल्ली। इत्थे छोटा जा नेपाल बॉर्डर ते दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। अगेन नाम वेरी 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 कन्फ्यूजिंग। कुछ नाम तो ना बहुत ऑबवियस जे है। हुण उपर वाला नॉर्थन रेलवे ही होगा, थले 7 नंबर सदर्न रेलवे ही होगा, लेकिन कुछ नाम इत्थे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जिवें 2 नंबर वाला है, आपां नूं वेखण नूं तां लग रहा नेपाल दे थल्ले हैगा, भी नेपाल दे थल्ले ही है, यूपी च नाम है इहदा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नाम पढ़ के आपां नूं लगदा कि इधर वेखीए गुवाहाटी वल, असम वल। एक्चुअली दिस इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ द ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये हैडकुआर्टर्स है गोरखपुर। इधर 3 नंबर ऑब्वियस ही है, दिस वुड बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ये हैडकुआर्टर्स है गुवाहाटी। इत्थे मल्लीगांव है, मल्लीगांव गुवाहाटी का ही एक स्टेशन है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR मल्लीगांव गुवाहाटी। फिर अगेन आप ऑबवियस वाले ते ही आने हैं। पहला आप बंगाल च दिस इज ईस्टर्न रेलवे, हैडकुआर्टर कोलकाता। थले है सदर्न रेलवे, हैडकुआर्टर है चेन्नई। इत्थे दिस नंबर 9 दिस इज वेस्टर्न रेलवे। एंड नंबर 8 ये है तुहाडा सेंट्रल रेलवे। इंटरस्टिंगली 8 नंबर एंड 9 नंबर दोवें अपना वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे दोनों के हैडकुआर्टर्स मुंबई च है। 11 नंबर इस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हैडकुआर्टर है जयपुर। तो मतलब बेसिक फैक्चुअल जी इन्फॉर्मेशन है, तो टेबल दिता होया, इनू रट्टा मार लेना। बट लाइक थोड़ा जा इंपॉर्टेंट है, तुसीं ध्यान नाल इनू कवर कर लेना। नैक्सट हम आप मूव करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन ते। वाटर ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली आप 2 पार्ट से कवर करांगे, इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। इनलैंड च आप इनलैंड वाटरवेज डिस्कस करांगे एंड इत्थे बेसिकली आप सी पोर्ट्स डिस्कस करांगे। इंपॉर्टेंट किहड़े है क्योंकि इन्हां मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नाल ही इन्हां लाइक पोर्ट्स तो ही अपना सारा ट्रेड वगैरह चल रहा है। सो इंडिया हैज़ अबाउट 14,000 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। हुण रिवर्स तो इंडिया च इन्नी है, नेविगेबल वाटरवेज घट है। क्यों? लाइक वाई सो? वॉट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कि किहड़ी रिवर नूं आपां नैशनल वाटरवे च कन्वर्ट करना है, मतलब वाटरवे च इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन लिए यूज़ करना है या नहीं करना। तो हेयर आर दी कंडीशनस। एक तो रिवर च पानी होना चाहिए, जो रिवर च सारा साल पानी ही नहीं होगा तो फिर आप उत्थे शिप्स किवें चलावांगे। सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर होनी चाहिए है, इनफ वाटर च तुहाडा फ्लो भी आ जाता है, फ्लो ऑफ वाटर भी होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होना चाहिए एंड डेप्थ ऑफ वाटर भी होनी चाहिए है। जो सफिशिएंट डेप्थ ही ना हो तो जड़ियाँ अपन लाइक शिप्स वगैरह होनगियां, कार्गो शिप्स होनगियां तो वो थले लग जाती हैं, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू प्लाई। तो सफिशिएंट डेप्थ, सफिशिएंट फ्लो एंड सफिशिएंट वॉल्यूम। फ्री फ्रॉम वाटरफॉल्स और रैपिड्स। ऑफ कोर्स हुण वाटरफॉल होया तो हुण शिप थले तो जाऊगी नहीं वाटरफॉल तो। रिवर्स मस्ट हैव स्टेबलाइज्ड कोर्सेस। जिवें आपां कोसी की गल की थी, इट इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। क्यों उन्होंने कहते हैं सॉरो ऑफ बिहार? क्योंकि उत्थे फ्रीकुएंट फ्लडिंग होंदी है। फ्रीकुएंट फ्लडिंग क्यों होंदी है कि कदे असीं रस्ता इधर दी नप्पिया होया है, अज साडा मूड चेंज हो गया, मॉनसून आ गए, बारिश ज़्यादा हो गई, असीं इधर दी फ्लो करना है, तो रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर लैंदी हैं कुछ रिवर्स। तो इदा भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन डिवेलप नहीं हो पाऊगी। दे शुड हैव स्टेबलाइज्ड कोर्सेस। रिवर्स मस्ट नॉट हैव फ्लक्चुएटिंग रिजीम्स। ये आही गल है। रिजीम आप कहने कि फ्लक्चुएट कि कितना फ्लो है पानी का। यूजुअली की होंदा है जिवें ईवन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया तो होर भी ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया भी ये प्रॉब्लम है कि मॉनसूनल सीजन तो बहुत फ्लो होंदा है,
ड्राई सीजन च फ्लो ही नहीं हुंदा, बहुत घट है। माड़ी मलूकी जी रिवर नज़र आती है, पुल एडा वड्डा बनाया हुंदा, विच एक छोटी जी नहर जी वगदी हुंदी है। वो कहते फिर जो नैशनल वाटरवे बनाना तो आपां नूं सारा साल फ्लो चाहिए, ऐ नहीं भी कल्ले मॉनसून सीजन च तो फ्लो है पूरा पानी का, एंड ड्राई सीजन च रिवर्स का फ्लो ही नहीं है, पानी बिल्कुल सुक्या पिया है। इदा नहीं कहते। दे शुड नॉट हैव फ्लक्चुएटिंग रिजीम्स, स्टेबल रिजीम होना चाहिए, सारा साल फ्लो होना चाहिए। रिजीम बेसिकली फ्लो नूं ही कह रहे हैं। रिवर्स मस्ट फ्लो इन दी राइट डायरैक्शन, इन दी डायरैक्शन ऑफ डोमीनेंट ट्रेड। जो बेसिक अपना ट्रेड दी डायरैक्शन है उस डायरैक्शन च रिवर्स फ्लो करनियां चाहिए, तां ही उन्हां ते आपां वाटरवेज डिवेलप कर सकते हैं। जिवें फर्स्ट अपना नैशनल, आपां हुणे कुछ नैशनल वाटरवेज देखांगे। इलाहाबाद तो कोलकाता जा रही है, हुणे डायरैक्शन ऑफ डोमीनेंट ट्रेड भी है। यूपी बिहार वाला जिहड़ा सारा रीजन है ये कोलकाता वाले रीजन तो फीड हुंदा है, मतलब कोलकाता बेस्ड इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्ट्स इत्थे बेचदी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तो एक इंपॉर्टेंट रिवर गंगा एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है, क्योंकि रिवर का फ्लो भी डोमीनेंट ट्रेड डायरैक्शन जी है। ऑन दी अदर हैंड मुंबई टू दिल्ली तो कोई रिवर जाती ही नहीं गई, लेकिन मुंबई टू दिल्ली ट्रेड बहुत हो रहा है, दिल्ली टू मुंबई ट्रेड बहुत हो रहा है, इंटरनल ट्रेड, लेकिन कोई रिवर जाती ही नहीं गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तो जे अपनी रिवर राइट डायरैक्शन च नहीं मूव कर रही है, डायरैक्शन ऑफ डोमीनेंट ट्रेड फ्लो च नहीं मूव कर रही है, तो वैसी रिवर नूं आपां नूं डिवेलप करने का कोई फायदा नहीं हैगा। हुण जिवें आपां सतलुज नूं डिवेलप कर लीए, भाखड़ा नंगल डैम तो बिल्कुल पंजाब बॉर्डर तो शुरू होंदी है एंड फिरोजपुर जाके पाकिस्तान चली जाती है। हुण इन्ने कु डिस्टेंस ते आपां की तां डिवेलप करिए नैशनल वाटरवे। एडवांटेजिस की है, हुणे तो ऑबवियस ही है, लो कैपिटल कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो फ्यूल कॉस्ट, very very economical means of transportation, economical। फ्यूल भी घट लगता है, कैपिटल इनिशियली जी सैटअप की कॉस्ट है नैशनल वाटरवे डिवेलप करना वो भी रैलेटिवली सौखा है, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी घट है। रोड ट्रांसपोर्टेशन दे कंटेक्स्ट एंड दे कंपैरिजन चो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन चीपर है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नालों भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन चीपर है। सो इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये गल कर रहा सीगा मैं नैशनल वाटरवेज की। सब तो पहला तो तुसीं याद रखना है कि अपने जिहड़े पहला ओरिजिनली सीगे 2016 तक अपने 5 नैशनल वाटरवेज समथिंग हैपन 5 नैशनल वाटरवेज एग्जिस्ट करते थे। मैं हुणे 5 का नाम लूँगा। 2016 च इंडिया ने नैशनल वाटरवेज एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत 106 होर न्यू नैशनल वाटरवेज डिवेलप करने का प्रपोजल रखा गया। 106 न्यू नैशनल हाईवेज वर प्रपोज टू बी डिवेलप्ड। तो टोटल अपने नैशनल वाटरवे बन जाने चाहिए है 111, लेकिन ये 111 के 111 ऑपरेशनल नहीं है, हजे अराउंड 40 को ऑपरेशनल है, बाकी हजे आप डिवेलप कर रहे हैं। तो हजे उन्होंने जिमें जिमें से कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उदों इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिलहाल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए थोड़े आह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली अपने 5 सीगे, इस आप 106 होर नोटिफाई करने सीगे, प्रपोज किए आप डिवेलप करने लिए। टोटल अकॉर्डिंग टू नैशनल वाटरवेज एक्ट अपने 111 नैशनल वाटरवे होने चाहिए है नहीं, ये ऑपरेशनल अराउंड 40 है। अराउंड 40 मतलब थोड़े बहुत ऊपर थले चलते हैं। सो ये जो ओरिजिनल 5 है ये इंपॉर्टेंट है। नैशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो नैशनल वाटरवे 1 है फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया on river Ganga, this is your national waterway number 1 from Allahabad का नवा नाम प्रयागराज to Haldia West Bengal च along river Ganga, इत्थे river Hooghly, this is your national waterway number 1। now national waterway number 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर जदों ही पहाड़ों तो प्लेन्स च आती है, असम च वरदी है, उतों लैके सादिया टू धुबरी, इत्थे बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर ते हैगा धुबरी।
एंड इत्थे असम च हैगा सादिया। सादिया टू धुबरी ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा। दिस इज योर नेशनल वाटरवे नंबर 2। National Waterway 3, it is from साउथ इंडिया च है, केरला च, फ्रॉम कोलम टू कोटापुरम। ये दोवें के है, फ्रॉम कोलम टू कोटापुरम। इतने टाइट काफ़ी हो गया, मैं इतने लिख रहे हैं फ्रॉम कोलम टू कोटापुरम या कुट्टापुरम भी कहते हैं। नैशनल वाटरवे नंबर 4 इनू कहते हैं आप ईस्ट कोस्ट कैनाल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम काकीनाडा आंध्र प्रदेश चाहे टू पौंडीचेरी। पौंडीचेरी कह लो या पुडुचेरी कह लो। ईस्ट कोस्ट कैनाल फ्रॉम काकीनाडा टू पौंडीचेरी, काकीनाडा टू पुडुचेरी। ये जो ईस्ट कोस्ट कैनाल है ਇਹਦਾ एक इंपॉर्टेंट सब पार्ट है, लाइक वन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ईस्ट कोस्ट कैनाल इज बकिंगम कैनाल। तुसी ਉਹਦਾ भी नाम याद रखना, बकिंगम कैनाल। इट इज पार्ट ऑफ दिस ईस्ट कोस्ट कैनाल फ्रॉम काकीनाडा टू पुडुचेरी। नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 5 ये है, इत्थे है रिवर महानदी। रिवर महानदी उड़ीसा च अपना डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा ऑफ रिवर महानदी इनू भी खैर आप ईस्ट कोस्ट कैनाल कह दें। कई बुक्स से थोनों ये भी मिलूगा कि दिस इज़ ऑल्सो ईस्ट कोस्ट कैनाल, तो तुसी दो याद रख सकते हो ईस्ट कोस्ट कैनाल। नैशनल वाटरवे नंबर 4 भी इत्थे है, 5 भी इत्थे है। डेल्टा ऑफ महानदी, इत्थे महानदी बैतरनी 2 रिवर्स है, उत्थे कंबाइंड डेल्टा बनाती हैं ऑन दी इन उड़ीसा कोस्ट, ऑन दी कोस्ट ऑफ उड़ीसा। सो दिस इज योर नेशनल वाटरवे नंबर 5। भैया 4 एंड 5 कन्फर्म कर लेना बई, कोलम वाला इधर भी हो सकता है, 5 भी आ भी 4 हो सकता है एंड आ 3 हो सकता है। इन्हों की नंबरिंग थोड़ी तुम कन्फर्म कर लेना। टू द बेस्ट ऑफ माई जानकारी दिस इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 3, दिस इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 4, दिस इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 5, दिस इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 2, दिस इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 1। बट आ तुसी केरला ते पौंडीचेरी वाला कन्फर्म कर लेना, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट नैशनल वाटरवेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, तुसी याद रखने हैं विद नंबर। तुसी लाइक पेपर च तुहानूं पूछे जा सकते हैं। एंड तुसी नैशनल वाटरवे एक्ट 2016 भी याद रखना है, जिसने अपने नैशनल वाटरवेज को इनक्रीज करने दी लई प्रपोज किया। एक इंडिया च नैशनल वाटरवेज मेनटेन कौन करता है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1986 च बनी सी यह अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी मेनटेन्स इनलैंड वाटरवेज। एंड आप एक न्यू जल राष्ट्रीय जल मार्ग प्रोजेक्ट बनाया, उस दे तहत न्यू वाटरवेज डिवेलप किए जा रहे हैं। आप आवांगे उस ते। हुण आप सी पोर्ट्स ते आने हैं। इंडिया हैज़ एट प्रेजेंट 12 मेजर पोर्ट्स एंड सम XYZ 200 के नेड़े तेड़े माइनर पोर्ट्स। ये जड़े मेजर पोर्ट्स है, इस भी एक न्यूज़ है तुसीं याद रखनी है। इत्थे मिट गया होया नाम बेचारे दा। वाधवन इन महाराष्ट्र, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज 13th मेजर पोर्ट। 12 मेजर पोर्ट्स अपने पुराने हैं एंड वाधवन महाराष्ट्र च इज बीइंग डेवलप्ड एज 13th मेजर पोर्ट। ये 2020 ही फरवरी 2020 ही न्यूज़ है। एक तुसीं रेलवे जोन याद रखना है, विशाखापट्टनम वाला अपना साउथ कोस्ट रेलवे। एक तुसीं आ वाला याद रखना है, 13th पोर्ट केड़ा डेवलप कर रहे हैं, 13th मेजर पोर्ट आप केड़ा डेवलप कर रहे हैं, वाधवन इन महाराष्ट्र। फरवरी 2020 च ही अनाउंस किया है, ठीक है। तो इत्थे इस मैप च तुहाडे पुराने मेजर पोर्ट्स दिते हुए है।
ਜਿਹੜੇ 12 ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 6 ਇੱਧਰ ਹੈ 6 ਇੱਧਰ ਹੈ 6 ਔਨ ਦੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ 6 ਔਨ ਦੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ। ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਕਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਾਂਡਲਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਂਡਲਾ पोर्ट ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ जी, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया है। कांडला पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। देन बॉम्बे च 2 पोर्ट्स है, जड़ा पुराना ओरिजिनल पोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ दी है नॉट दी ओल्डेस्ट। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चलाती है जड़ा, लेकिन मुंबई पोर्ट ते क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सीगा, बहुत ज़्यादा लोड सी, तो उन्होंने थोड़ा जा डी लोड करने लई, उन्होंने थोड़ा जा प्रैशर घटाने लई एक न्यू पोर्ट डिवेलप किया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT। इनू नावा शेवा भी कहते हैं, नावा शेवा पोर्ट। मुंबई पोर्ट मुंबई विच ही है, मुंबई पोर्ट जिहड़ा ओरिजिनल पोर्ट है उहदे ते प्रैशर थोड़ा जिहा घट करने लई दूजा पोर्ट डिवेलप किया गया मुंबई च ही, जिहदा नाम रखिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT। दैन 2 आ वाले पोर्ट्स मैं पहला भी इन्हां दी अज दी क्लास च इन्हां दा नाम लिया, मरमगोआ पोर्ट एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट। मरगोआ पोर्ट इज़ इन गोवा, जुआरी रिवर दे बिल्कुल कंढे ते है, एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट करनाटका च। ये दोनों पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है हाई क्वालिटी आयरन ओर एक्सपोर्ट करने लई, हाई क्वालिटी स्टील एक्सपोर्ट करने लई, अमंग अदर थिंग्स। जिवें मैंगलोर च रिफाइनरी भी है, ऑयल प्रोडक्ट्स इत्थे आंदे, इत्थे आपां रिफाइन करके भेजी दे अगे। इस तरह पुराना अपना एक ट्रेडिशनल वेरी फेमस पोर्ट है कोचिन पोर्ट इन केरला। अगेन कोचिन शिप बिल्डिंग ਲਈ भी जानिया जाता है, गोवा भी शिप बिल्डिंग ਲਈ जानिया जाता है, कोचिन भी शिप बिल्डिंग ਲਈ जानिया जाता है, विशाखापट्टनम भी शिप बिल्डिंग ਲਈ जानिया जाता है। कोचिन पोर्ट इज़ ऑल्सो फेमस, कोचिन च ऑयल रिफाइनरी भी हैगी है। सो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, कांडला, मुंबई, JNPT, मरमगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचिन। दीज आर द 6 पोर्ट्स ऑन दी वैस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हुण ईस्ट कोस्ट ते आने हैं, थल्लों स्टार्ट हो जाइए, तमिलनाडु के बिल्कुल टिप ते हैगा टूटीकॉन पोर्ट, इत्थे नाम नहीं लिखा होया, टूटीकॉन पोर्ट। दैन ऊपर इत्थे 2 पोर्ट्स है, चेन्नई। जिवें आपां मुंबई का केस डिस्कस किया कि मुंबई पोर्ट ते बहुत प्रैशर सीगा, एक होर पोर्ट डिवेलप कर दिता गया, उदां ही चेन्नई मद्रास पोर्ट ते भी बहुत लोड सीगा, उन्होंने थोड़ा जिहा प्रैशर घट करने लई एक होर पोर्ट डिवेलप किया गया, एन्नोर पोर्ट। सो चेन्नई एन्नोर, एन्नोर पोर्ट की तुसीं गल याद रखनी है, इहनूं कामराजर पोर्ट भी कहते हैं, कामराज तो कामराज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ साउथ इंडिया। कामराजर पोर्ट भी कहते हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट पोर्ट अंडर कॉरपोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है इहदा, लाइक कंप्लीटली प्राइवेटाइज भी नहीं हैगा, बट कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है। विशाखापट्टनम पैराद्वीप, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश च, पैराद्वीप उड़ीसा च। पैरादीप पोर्ट अगेन आयरन ओर एक्सपोर्ट लिए यूज़ किया जाता है, जोड़ा छोटा नागपुर प्लेट्यू च आपां आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करीदा है, उन्होंने इत्थों एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता च भी एक्चुअली 2 पोर्ट्स है, मतलब रिवर हुगली है, एक रिवर हुगली दी इस साइड ते एक रिवर हुगली दी उस साइड ते। कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, लेकिन आप इनू सिंगल ही काउंट करीदा, कोलकाता हाल्डिया कंपलैक्स नूं आपां सिंगल पोर्ट ही काउंट करते हैं, इनू 2 पोर्ट्स नहीं काउंट करते, अनलाइक ये वाले इन्हों आपां 2-2 काउंट करीदा, इनू आपां सिंगल ही काउंट करीदा। जे 2 काउंट कर लो तो फिर 1-1 +1 हो जाऊगा, इत्थे 13 कहना पैना, इत्थे 14 कहना पैना। लेकिन लाइक तुहानूं पता होना चाहिए इत्थे एक्चुअली लाइक ट्विन पोर्ट्स है, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। So these are the 6 ports on the east coast and these are the 6 ports on the west coast. याद रहेंगे जी, दोबारा तो एक बार रिवाइज कर लेने हैं। कोलकाता, पैरादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एन्नोर एंड चेन्नई नॉर्मल। सब तो नीचे है टूटीकॉन पोर्ट, उधर मूव करिए, ऊपरों स्टार्ट करते हैं दीनदयाल पोर्ट, मुंबई पोर्ट, JNPT, मरमगोआ पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, थले कोचिन पोर्ट। दीज आर दी 12 मेन पोर्ट्स। इत्थे मुंबई पोर्ट तो ऊपर इत्थे वाधवन डिवेलप किया जा रहा है एज दी 13th पोर्ट ऑफ इंडिया। ओवर हेयर इज वाधवन MP महाराष्ट्र। न्यू इनिशिएटिव सागरमाला प्रोजेक्ट एंड जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये पोर्ट्स नूं डिवेलप करने लई है। पोर्ट्स
प्लस अदर डिवेलपमेंटल इनिशिएटिव्स, ये इनलैंड वाटरवेज नूं डिवेलप करन लई। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट फॉर इनलैंड वाटरवेज एंड सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट लई आपां वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब बेसिक थीम की है सागरमाला प्रोजेक्ट का। सागरमाला पोर्ट्स डिवेलप करने हैं, सिर्फ पोर्ट्स ही नहीं डिवेलप करने, पोर्ट लैड डिवेलपमेंट, आ एक फ्रेज तुसी याद रखनी है, पोर्ट लैड डिवेलपमेंट आपां किहदे लई वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेज यूज़ करते हैं, इट इज़ फॉर सागरमाला प्रोजेक्ट। इट इन्वॉल्व्स डिवेलपिंग न्यू पोर्ट्स एज वेल एज अदर एसोसीएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उन्होंने पोर्ट्स तो समान आऊगा किमें, समान जाऊगा किमें, रोड नैटवर्क डिवेलप होना चाहिए, रेलवे नैटवर्क भी डिवेलप होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल होना चाहिए, फ्रेट स्टेशन अवेलेबल होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह पोर्ट लैड डिवेलपमेंट अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट एंड इनलैंड वाटरवेज लई जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। लास्ट आपां एयर ट्रांसपोर्टेशन ते आने हैं। पता ही आपां नूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंदे है, डोमैसटिक एयरपोर्ट्स होंदे है। एज पर द साइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देयर आर 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, लाइक 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, 5 जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स दिते हुए सी मिनिस्ट्री की साइट तो ही स्क्रीनशॉट्स लिते हैं, मैं तो नोट कर लेना। लाइक आह बेसिकली तुसीं फिगर याद करना है, 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है इंडिया च एज ऑफ टुडे। फिर एज फार एज एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ कंसर्नड, हालांकि ये टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोर्शन का इकोनॉमी का, देयर इज़ दिस स्कीम रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम, जिन्होंने आपां उड़ान भी कहने हैं, उड़े देश का आम नागरिक। दिस स्कीम इज नोन एज उड़ान स्कीम, रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम, कि छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ जोड़ना है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨਾਲ जोड़ना है। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਲਾਊਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, हैदराबाद ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਰੇਟ ਤੇ 2200 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ ਸਿਰਫ, हैदराबाद तो नंदेड़ है, नंदेड़ तो वापस हैदराबाद। तो इस तरह रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम नाल कुछ छोटे छोटे रीजनल सेंटर्स नूं भी कनैक्ट करने की कोशिश की गई है बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो तुसीं यह स्कीम याद रखनी है बस, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। ये तहत भी कुछ 50 एयरपोर्ट्स, स्मॉल स्केल एयरपोर्ट्स, इन्होंने आप कहने हैं नो फ्रिल्स एयरपोर्ट। वैसे तो एयरपोर्ट का नाम लईए ऐसे चमक जी आ जाती है अखां च कि अच्छा बहुत वधिया जा माहौल होगा, एस्केलेटर्स ये वो ऑलमोस्ट मॉल वाला माहौल, फूड कोर्ट वधिया जी होगी एंड वधिया वधिया माहौल होगा। वो कहते उदा का एयरपोर्ट डिवेलप करने च खर्चा इन्ना हो जाता है कि आपां नूं फिर एयरलाइनस नूं चार्ज करना पैंदा है। आपां एयरलाइनस नूं चार्ज करांगे फिर एयरलाइनस अपना रेट वधा देणगियां, टिकट महंगी हो जाती है। हुण तुसीं कहता 2200 रुपए की टिकट लैनी है, 2000 रुपए की टिकट लैनी है, रिकवर किवें होऊगा पैसा? वो तुसीं एयरपोर्ट्स वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ कि साडे तो पैसे ना लैण, तो कहंदे असीं नो फ्रिल्स एयरपोर्ट यूज़ करांगे। कोई एस्केलेटर नहीं होना, कोई मॉल मूल नहीं होना, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं होना एयरपोर्ट ते, कोई फूड कोर्ट ज़्यादा नहीं होना। जिवें रेलवे स्टेशन हुंदा उवें दा असीं एयरपोर्ट डिवेलप कर दांगे, बस जहाज़ लैंड करो तो आपदे कामां नूं जाओ। सो नो फ्रिल्स एयरपोर्ट डिवेलप करने अंडर उड़ान स्कीम। 50 एयरपोर्ट्स डिवेलप करते हैं ऑलरेडी एंड कुछ 90,000 फ्लाइट्स चल रही हैं, मतलब बेसिक डेटा मिनिस्ट्री की साइट पर दिता होया सीगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इन्होंने कहा जाता है। मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो सर्व एज अपने लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟਸ ਆਰ ਇੰਟਾਇਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਪ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਐਂਡ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਮੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਟੂਡੇਜ਼ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵੁਡ ਹੈਵ enjoyed the class. Thank you from my side and keep revising and keep working. All the best for your exam.